हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्टडी आईएएस विद कुलदीप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय राज्य व्यवस्था की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हम लेके आए हैं और इस लेसन पे डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय होता क्या है? संवैधानिक निकाय वह निकाय होता है जो संविधान के तहत स्थापित होता है। जो भी बॉडी संविधान के तहत स्थापित होती है, अर्थात उसमें उसका संविधान में किसी न किसी अनुच्छेद के द्वारा वर्णन किया गया होता है। तो इसी प्रकार से अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 का में इस बॉडी का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 का में। हमें कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो पता होनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ तो ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय देश के सभी वर्ग एक समान नहीं थे। अब एक समान नहीं थे तो उनका आधार क्या था? किस आधार पर एक समान नहीं थे? तो वो चाहे आर्थिक आधार रहा हो, चाहे सामाजिक आधार रहा हो, चाहे शैक्षणिक आधार रहा हो और चाहे आपका राजनीतिक आधार रहा हो। अब जब इन सभी आधारों पे समाज के कुछ वर्ग ऐसे थे जो पिछड़े हुए थे, तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि देखो, किसी भी देश के लिए यह परम आवश्यक है कि समावेशी विकास हो, अर्थात विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने कुछ विशेष रक्षा उपाय किए, जिनके तहत हम देखते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अर्थात ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 15 में इस बात का वर्णन किया गया है कि जाति, धर्म, मूलवंश आदि के आधार पर लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अनुच्छेद 15(4) में शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क एवं प्रवेश में छूट, अर्थात उनको जो पिछड़े वर्ग हैं उनको विशेष छूट के लिए कुछ प्रावधान किए गए। वो प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में, जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क में छूट एवं प्रवेश में छूट। उसके बाद अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16 कहता है कि जितनी भी लोक सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज यानी गवर्नमेंट सर्विसेज, उनमें किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 16(4) में सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कुछ जो सीटें हैं ना, उनको आरक्षित किया गया है। किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण दिया गया है। किसके लिए? सेवाओं के लिए। वहीं अगर हम 16(4) आ की बात करेंगे तो उसमें क्या है ना, उनकी पदोन्नति के लिए भी
आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 17 जिसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात जो छुआछूत की, भेदभाव की व्यवस्था प्रचलन में थी उसका यहाँ पर कड़ा विरोध किया गया है। और इसमें बताया गया है कि समाज में किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो राज्य के साथ हो चाहे वो व्यक्ति के द्वारा हो, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपने डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनमें है अनुच्छेद 46, जहाँ पर जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं जैसे कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मुख्य रूप से इनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए योगदान दिया जाए। इस प्रकार से नीतियां बनाई जाएं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को विशेष बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 243। अब अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। जब हम आते हैं पंचायतों में तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 243D, जिसमें पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, अर्थात उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। और इनके रिजर्व का जो रेशियो है वो सामान्यतः इनकी जनसंख्या के अनुपात में रहता है उस क्षेत्र विशेष के संदर्भ में। वहीं हम देखते हैं अनुच्छेद 243T। अनुच्छेद 243T में सेम चीज़ का नगर पंचायतों में आरक्षण की बात कही गई है, अर्थात अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए नगर पंचायतों में कुछ सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह जो आरक्षण है सामान्यतः उस क्षेत्र विशेष में उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में रहता है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में, अर्थात सांसद बनने के लिए और इन पिछड़े समाजों से व्यक्तियों के संसद में प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था चाहे वो संसद की रही हो, चाहे वो राज्यों की विधानसभाओं की रही हो, चाहे वो सरकारी सेवाओं में कुछ छूट की बात रही हो, और चाहे वो स्कूलों में प्रवेश की बात रही हो, प्रत्येक जगह पर आपने एक चीज़ देखी होगी कि इन वर्गों के लिए कहीं ना कहीं पर एक स्पेशल छूट दी गई है। यह इसलिए दी गई है क्योंकि यह समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, अर्थात ये समाज में पिछड़े हैं। अगर हमें इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है, देश की प्रगति के लिए इनको हमें सहायक के रूप में देखना है, अगर हमें समावेशी विकास को लाना है तो इन सारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इनको हमें कुछ न कुछ विशेष सहायता करनी होगी ताकि ये सामान्य लोगों के बराबर आ सकें। और जब ये बराबर आएंगे तभी ये देश की प्रत्येक कार्यवाही में भाग लेंगे। जब यह सक्रिय रूप से देश के प्रत्येक कार्यवाही के लिए भागीदार हो जाएंगे तो इनका स्वयं का और देश का एक साथ विकास हो सकता है, जो कि हमारे संविधान निर्माताओं का और हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था का आज तक का मुख्य लक्ष्य है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी की नीति की बात करता है। यह हम बात बता रहे हैं जब संविधान का निर्माण हुआ था
उस समय संविधान निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी कि हमारे देश के कुछ वर्ग जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। अगर हम उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था करेंगे तो उसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था की। आगे चलकर वर्ष 1978 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मल्टी मेंबर कमीशन की स्थापना की, अर्थात एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की 1978 में। अब जब उन्होंने 1978 में एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की, उस समय जो अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी का कार्यालय चल रहा था वो समानांतर रूप से चलता रहा। आगे चलकर 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के द्वारा जिस आयोग की स्थापना की थी उसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन के बाद उसका नाम इन्होंने बदल कर रखा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। और आगे बढ़कर 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1990 में 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एवं 1987 में सरकार के जो संकल्प द्वारा इन्होंने एक गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बनाया था, उन दोनों को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग स्थापित किया, जो कि एक संवैधानिक और बहुसदस्यीय निकाय रहा, जो आज तक प्रचलन में है। पुनः वर्ष 2003 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2003 में कौन सा संविधान संशोधन किया? 89वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन के माध्यम से जो यह राष्ट्रीय आयोग था इसको इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें अनुच्छेद 338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुच्छेद 338 का के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। अब यहाँ पर इन्होंने जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अभी तक एक साथ चला आ रहा था उसको अलग अलग कर दिया। इसको अलग अलग करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार को यह बात भली भांति समझ आ गई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की रहने का तरीका अलग है, दोनों की रीति रिवाजें अलग अलग हैं और जो समाज की मुख्य धारा चल रही है उससे जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी दोनों की अलग अलग है। इस आधार पर उन्हें लगा कि हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों आयोगों को अलग अलग करना चाहिए ताकि हम इनको विशेष रूप से देख सकें। आगे हम कुछ परिभाषाएं देखें, जैसे कि अनुच्छेद 342 में इस बात का वर्णन किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा। अर्थात अनुसूचित जनजातियों को अगर जोड़ना है या किसी जाति को इस सूची से बाहर करना है तो यह काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास यह शक्ति कहाँ से आई? राष्ट्रपति को यह शक्ति अनुच्छेद 342 से प्राप्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 366 का भाग 25, जिसमें कि अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है, अर्थात कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति होगी इसका वर्णन और उसके लिए जो विशेष क्राइटेरिया है वो अनुच्छेद 366-25 में दिया गया है। पेशा अधिनियम 1996 में पेशा अधिनियम आया था। पेशा अधिनियम जैसा कि आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया। तो पेशा अधिनियम जो है वो पंचायतों से संबंधित है। संविधान के भाग 9 और 5वीं अनुसूची, संविधान के भाग 9 और 5वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। अब ये लागू नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है और अगर होता है तो कैसे लागू होता है, उस चीज़ का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे।
देखो, इसका उद्देश्य था कि संविधान के भाग 9 के जो पंचायतों से जुड़े प्रावधान हैं, किससे जुड़े प्रावधान हैं, पंचायतों से जुड़े प्रावधान हैं, उनको जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। अर्थात जो हमारे भाग 9 के पंचायती क्षेत्र हैं या उनसे जुड़े हुए पंचायती क्षेत्र हैं, उनमें केंद्र और राज्य के कोई भी विधायन अर्थात कोई भी उनके द्वारा बनाई गई कानून विधियां एज इट इज़ लागू नहीं होंगी, बल्कि या तो उनको लागू नहीं किया जाएगा, और यदि किया जाएगा तो राष्ट्रपति और राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसमें संशोधन कर सकते हैं या संशोधन करते हैं, और फिर उसके बाद उसको लागू किया जाता है। इसका दूसरा उद्देश्य था जनजातीय समुदायों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। पेशा का ये मुख्य उद्देश्य क्या, अब यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो उनकी विधियों में संशोधन करते हैं या उनको लागू नहीं करते हैं या लागू करने से पहले संशोधन करके लागू करते हैं, इन सारी चीज़ों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनजातीय समुदायों की जो परंपराएं हैं, जो उनकी रिवाजें हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके और उनका संरक्षण किया जा सके। तीसरा पॉइंट है जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों पर पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना और इनको कुछ विशिष्ट शक्तियां भी देना। किस स्तर पर, पंचायती स्तर पर। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहाँ के प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा, जैसा कि अभी हमने बात किया। अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची और जनजातीय क्षेत्र 6ठी अनुसूची को नामित करता है, जिसमें प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अब अभी तक जो हम पढ़ते चले आ रहे थे कि भाग 9 की 5वीं अनुसूची, अर्थात 5वीं अनुसूची में जिन क्षेत्रों का वर्णन किया गया उन्हें हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, जबकि 6ठी अनुसूची के तहत जो क्षेत्र नामित हैं उन्हें हम जनजातीय क्षेत्र कहते हैं। ये अनुसूचित क्षेत्र और जो जनजातीय क्षेत्र हैं इनको अनुच्छेद 244 के द्वारा नामित किया जाता है और इसी के तहत इनके प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें क्या होता है, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा। अब ये अनुसूचित क्षेत्र जो है इसकी घोषणा कौन करेगा, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा की जाती है। केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या है, कानूनों को लागू करना। तो जो भी कानूनें हैं वो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में एज इट इज़ लागू नहीं होती, बल्कि उनमें राष्ट्रपति व राज्यपाल उस क्षेत्र विशेष की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए संशोधन करते हैं और उस संशोधन के बाद उसको लागू किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं जनजातीय सलाहकारी परिषद। जनजातीय क्षेत्रों में एक जनजातीय सलाहकारी परिषद बनाई जाती है, जिसमें जनजातीय लोग होते हैं और उनको पंचायती स्तर पर एक विशेष शक्ति प्रदान की जाती है इस परिषद के माध्यम से। आगे हम देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक आयोग, जैसा कि हमने ऊपर भी वर्णन किया था कि अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक आयोग की आखिरकार आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद जिसका उद्देश्य था अनुच्छेद 338 के तहत इनको संविधान एवं अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करना। भौगोलिक रूप से भिन्नता तथा उनकी समस्याओं की भिन्नता। अब जो हमने आगे वर्णन किया था कि इन दोनों की समस्याएं अलग अलग थीं, चाहे वो भौगोलिक रूप में रही हों और चाहे उनकी सामाजिक रूप में रही हों। 1999 में इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1999 में अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिए अनुसूचित जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गई। 1999 में अनुसूचित जनजातीय मंत्रालय की स्थापना किस लिए की गई, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास कार्यों को गति देने के लिए।
उससे पहले ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे थे? उससे पहले ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। क्या देखा गया और ये मंत्रालय क्यों अलग से बनाया गया? क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के कार्यों को एक साथ भली भांति दक्षतापूर्वक नहीं कर पा रहा था। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। कैसे? क्योंकि वर्ष 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 338 को अनुच्छेद 338 एवं 338 का में बांट दिया गया, जिससे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग अलग रूप में स्थापित हुए। अब हमें देखना है कि अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना कैसी रहती है, मतलब इसमें कितने लोग रहते हैं, कितने मेंबर ये बॉडी है, कौन क्या रहता है। तो इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होते हैं, नंबर 2 एक उपाध्यक्ष होते हैं, उसका नंबर 3 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये कितने मेंबर बॉडी हो गई? 5 सदस्यीय निकाय। तो अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना, अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना से हमें यह पता चला ये 5 मेंबर बॉडी है। कैसी बॉडी है? 5 मेंबर बॉडी है, जिसमें कि एक चेयरमैन होते हैं, दूसरे वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बताना बहुत आवश्यक है कि जो 3 अन्य सदस्य होते हैं उनमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है, उनमें एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट। इनकी नियुक्ति कौन करता है? यह राष्ट्रपति के मोहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह कैसे नियुक्त होते हैं? राष्ट्रपति के मोहर लगे आदेश द्वारा, अर्थात इनकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा सेवा शर्तें एवं कार्यकाल। इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल क्या हैं? उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल के बारे में संविधान में वर्णन नहीं किया गया, बल्कि वह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसीलिए उसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि नियमानुसार 3 ईयर्स होता है। कितना होता है? 3 ईयर्स। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना क्या है, तो आप बखूबी बता पाएंगे कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। इनकी नियुक्ति यह राष्ट्रपति के मोहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जिसका निर्धारण राष्ट्रपति ने किया, जो नियमानुसार 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमीशन का नंबर, अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षा पाइयों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करें और उन पर निगरानी रखें तथा ऐसे रक्षा पाइयों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। साधारण सी बात है, अगर इसको हम सरल भाषा में देखें तो ये कहना चाह रहे हैं कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान द्वारा अथवा संसद द्वारा अथवा किसी अन्य विधि द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा या सरकार द्वारा कोई भी ऐसी विधि या कानून बनाए जाते हैं जिनके तहत इस आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण करे और उनकी रक्षा के लिए जो भी संभव है वो उपाय करें एवं उनका आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन भी करें। खा नंबर, उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से अगर कोई उन्हें वंचित कर रहा है तो उस संबंध में उनकी शिकायतों को विनिर्दिष्ट किया जाए और उनकी तत्पर जांच की जाए। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक विकास की योजना की प्रक्रिया में भाग लें, अर्थात सरकार कोई भी सामाजिक आर्थिक विकास की अगर योजना बना रही है तो उसकी प्रक्रिया में आयोग भाग ले और
अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आवश्यक हो या जो उनके लिए उपयुक्त हो वह सलाह दे। उन रक्षा उपायों के कार्यकाल के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह इनका एक महत्वपूर्ण काम है। राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे। देखो, आयोग का यह बहुत मुख्य काम है। इसने जो भी उनके रक्षा उपायों, उनके संरक्षण के लिए, उनके मूल्यांकन के लिए या फिर सरकार की नीतियों में उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सलाह दी है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको वार्षिक रूप से या फिर जब यह उचित समझे या कि जब राष्ट्रपति द्वारा मांग की जाए, यह उनको रिपोर्ट सौंपें। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी रिपोर्ट में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षा उपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करें। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करें जो राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा इनको विनिर्दिष्ट करें। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी विधि के द्वारा इनको अर्थात आयोग को कोई भी ऐसा कार्य सौंपते हैं जो अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उनके उन्नयन के लिए आवश्यक है, वह यह कार्य करें। अब हम देखते हैं आयोग का प्रतिवेदन, अर्थात जो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति यह रिपोर्ट केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार को भेजता है। राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार एवं जो रिलीवेंट स्टेट गवर्नमेंट है उनको भेजेगा। सरकार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को या तो लागू करती है और यदि यह लागू नहीं करती है अर्थात उनको अस्वीकृत करती है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करेगी। आयोग की शक्तियाँ। आयोग को किसी कार्य एवं शिकायत की जांच पड़ताल करने के मामले में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। किसकी शक्तियाँ प्राप्त हैं? दीवानी न्यायालय की। देखो, न्यायालय अगर आपने देखा होगा, एक होता है सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय जैसे हम कहते हैं, दूसरा होता है आपराधिक। मतलब इनको सिविल शक्तियाँ प्राप्त हैं और आपराधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ऐसा कोई भी किसी भी जगह पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इनको जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो सिविल शक्तियाँ प्राप्त हैं, ना कि आपराधिक शक्तियाँ। देखते हैं क्या है वे। सिविल शक्तियों में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को समन करना, उसको हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना, साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना, कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आधारित करे। ये उपर्युक्त का मतलब ये है, इनको वह सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं जिससे अगर किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी व्यक्ति ने या किसी समुदाय ने उनको किसी भी प्रकार से हनन पहुंचाया है, अगर उनकी शिकायत होती है तो इनके पास यह शक्ति है, यह उस व्यक्ति विशेष के लिए समन जारी कर सकते हैं, उस समुदाय के लिए समन जारी कर सकते हैं, या उन लोगों को बुला सकते हैं, या किसी कार्यालय में कुछ इनके साथ अन्याय हुआ है तो यह उस कार्यालय से उस विशेष अभिलेख को मंगा सकते हैं। यह सभी इनके पास शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेंगे। अर्थात संघ सरकार या राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार की नीतियां या योजनाएं बना रहे हैं या विधियां बना रहे हैं तो उनको बनाते समय यह
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श करेंगे, जिसमें वह इनको अपना महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। और वह सुझाव इस प्रकार का होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके कल्याण के लिए होगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पर आधारित प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वह प्रश्न है जो या तो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा संभावित है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति में शामिल हैं। देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। 2 चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें संविधान में हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संसद में, जैसे आपको पता होगा, समितियाँ होती हैं, कुछ स्थायी समितियाँ होती हैं, कुछ तदर्थ समितियाँ होती हैं। तो उनमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए भी एक समिति बनाई जाती है। अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए भी एक समिति बनाई जाती है। इस समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, यही इस सवाल में पूछा गया है। तो अभी आपको इधर ही आंसर मिल जाएगा। एक और चीज़ है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं ये हमने सामान्यतः पढ़ लिया, जबकि इनमें भी एक जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनको बोला जाता है पीबीटीज, अर्थात आदिम समूह, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स, जो विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियां हैं। तो उस समूह को हम क्या बोलते हैं, पीबीटीजी, जिसमें जो कि एज ऑफ नाउ कितनी है, 75, उनकी संख्या कितनी है, 75, अर्थात पीबीटीजी कितनी है, 75। लिख देता हूँ इधर में, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, इनकी संख्या है 75। इसमें सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यह किस आयोग अर्थात किस व्यक्ति की सिफारिश पर इनको बनाया गया था। तो वहाँ पे आएगा आपका ढेबर आयोग। क्या आएगा, ढेबर आयोग। चलो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो ए विकल्प कह रहा है लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य। बी कह रहा है लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। सी कह रहा है लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य। डी कह रहा है लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। देखो मैंने ये आपको पढ़ाया अवश्य नहीं था, लेकिन अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो इस सवाल को अवश्य हल कर पाएंगे। अब कॉमन सेंस क्या कहता है, लोकसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है, 550। राज्यसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है, 250। अब देखो ये एक दूसरे से डबल हो रहे हैं, 250 500, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, डबल भी नहीं बल्कि डबल से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो कॉमन सी बात है कि लोकसभा में जब सीटों की संख्या ज़्यादा है तो लोकसभा से नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी संख्या ज़्यादा रहेगी। अगर ऐसा होगा तो हम पहले वाले विकल्प को देखें, लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य, ये तो उल्टा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, यह बिल्कुल सही है। लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 20 सदस्य, ये दोनों में बराबर हो गए, जबकि बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, राज्यसभा में कम है, तो लोकसभा से ज़्यादा मेंबर नॉमिनेट होंगे और राज्यसभा से कम। लोकसभा से 10 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, यह भी बराबर हो गए, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो फिर कौन सा हमारा सही बचेगा, सही बचेगा विकल्प बी, लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य। आंसर देखते हैं इसका, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही है।
तो आपके पहले ये देख लो कथन क्या है। पहला कथन है, आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। आपने अभी पढ़ा, आपको पता रहेगा कितने अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। विकल्प बी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। आपने यह भी देख लिया वो कितने वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। विकल्प सी, सदस्य 3 से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। विकल्प डी, आयोग की कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। आपको इसका सही आंसर पता चल गया होगा। सही उत्तर है विकल्प डी, आयोग की कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। अब ये जो ए बी सी गलत हैं वो क्यों हैं, देखो। आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, ना कि अन्य 5 सदस्य होते हैं। हाँ, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए यह विकल्प आपका गलत हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य नियमानुसार कितने वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं, 3 वर्ष, अतः यह भी गलत हो गया। सदस्य 3 से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, ये यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे है 2। सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। हमसे पूछा जा रहा है पारंपरिक वन निवासी अधिनियम, वर्ष 2008, वर्ष 2002, वर्ष 2005 और वर्ष 2006। इसका सही उत्तर है आपका विकल्प डी, वर्ष 2006। भारत में पारंपरिक वन निवासी अधिनियम कब लागू किया गया था, वर्ष 2006 में। और एक आसान सा सवाल, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या पूछा गया, अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं। ए, हर्ष चौहान, बी, विजय सांपला, सी, अनंत नायक, डी, हंसराज गंगाराम अहीर। देखो, जितने भी वनडे टाइप के एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर कर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है या इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हमेशा करंट से पढ़ते रहना है। आज मैं जिस वर्तमान अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, 1 साल बाद हो सकता है ये अध्यक्ष ना रहें, दूसरे हो जाएं, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को अवश्य देख के जाएं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर ए, हर्ष चौहान। एज ऑफ नाउ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, हर्ष चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। हमसे पूछा गया कि इसके कर्तव्य क्या हैं। देखो, वह भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकता है और शपथ पर उसकी जांच कर सकता है। ठीक है भाई, ये इसका कर्तव्य है, आपको उत्तर देना है। दूसरा पूछ रहा है, आयोग किसी भी मामले की जांच या किसी शिकायत की जांच करते समय एक आपराधिक न्यायालय की शक्ति रखता है। यह भी आपने पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा। देखते हैं। देखो, यह है किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए समन जारी कर सकते हैं और शपथ पर उसकी जांच कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह किसी भी मामले की जांच या शिकायत की जांच करते समय एक आपराधिक न्यायालय की शक्ति नहीं रखते हैं, बल्कि यह किसकी शक्ति रखते हैं, दीवानी न्यायालय की। किसकी शक्ति रखते हैं, दीवानी न्यायालय की। अतः विकल्प भी गलत हो गया। जैसे ही 2 गलत हुआ, 1 सही रहा। अब हम इसके बेस पे आंसर देख लेते हैं। केवल 1, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। अगरिया, चेरा, गोंड, थारू। इसका सही उत्तर है डी, थारू। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस वर्ष एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? वर्ष 2000 में, 2006 में, 2004 में, 2002 में। यह क्या है? यह है आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। यह पीवीटीजी के ऊपर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। प्रश्न संख्या 8, पीवीटीजी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपसे क्या पूछा गया, कौन सा सही है? ढेबर आयोग ने आदिम समूहों के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूहों का निर्माण किया। पीवीटीजी की सबसे अधिक संख्या छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ऑप्शन है ए 1 और 2 दोनों सही, बी ना तो 1 और ना ही 2 सही, सी केवल 1 सही और डी केवल 2। देखो, यह काम ढेबर आयोग ने किया, इसलिए यह विकल्प बिल्कुल सही है। सबसे अधिक इनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। सी इज द करेक्ट आंसर। हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ढेबर आयोग ने आदिम समूहों के बीच एक अलग श्रेणी के रूप में आदिम जनजातीय समूह का निर्माण किया। वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर आदिवासी समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की थी। कब किया था? 1975 में। और उस समय ऐसे कितने समूह थे? 52। 1993 में एक अतिरिक्त 23 समूहों को श्रेणी में जोड़ा गया। अब 52 पहले से 23 और जोड़ दिए तो ये कितने हो गए? 75 समूह। 705 अनुसूचित जनजातियों में से कुल 75 पीवीटीजी हो गए। 75 सूचीबद्ध पीवीटीजी में सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? इनकी सबसे अधिक संख्या उड़ीसा में पाई जाती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, पीवीटीजी के लक्षण, इनके लक्षण क्या रहते हैं? इनके लक्षण रहते हैं वे ज़्यादातर सजातीय होते हैं, मतलब वे ज़्यादातर एक जैसे होते हैं, उनमें समरूपता पाई जाती है। नंबर 2, उनकी आबादी बहुत ही छोटी होती है। नंबर 3, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से वह अलग थलग रहते हैं। और नंबर 4, उनके पास लिखित भाषा की अनुपस्थिति पाई जाती है। क्या होता है? लिखित भाषा की अनुपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट है, उनके परिवर्तन की जो दर है वो बहुत ही धीमी दर होती है। उसके बाद वो जो भी अपने जीवन यापन के लिए कार्यवाहियाँ करते हैं, जैसे कि मान लो वो कृषि भी करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही सरल तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे हम बोलते हैं आदिम कृषि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई थी? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संशोधन के आधार पर की गई थी? ए 86वां, 87वां, 88वां और 89वां। आपने अपना उत्तर दे दिया होगा। देखते हैं आगे। सही उत्तर है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम। हमसे पूछा जा सकता है 89वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया था? तो आप क्या उत्तर देंगे? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और जनजाति के किस अधिनियम के तहत अत्याचार निवारण कानून लागू किया जाता है? अधिनियम 1990, 89, 92, 91। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। यहाँ पे उसी की बात की जा रही है और इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अधिनियम 1989। इसका भी हमने एक अलग से एक्सप्लेनेशन रखा और ये इसलिए एक्सप्लेनेशन रखा है क्योंकि हमने पढ़ाते वक्त इस पर कम चर्चा की थी। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 भारत की संसद का एक अधिनियम है
जो अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ भेदभाव को रोकने, अत्याचार को रोकने और अपराधों से घृणा करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार अधिनियमों के उद्देश्यों ने स्पष्ट रूप से इन समुदायों को न्यायिक प्रयासों के माध्यम से न्याय देने के उद्देश्य से जोर दिया, ताकि वे समाज में सम्मान और आत्मसम्मान के साथ और बिना डर या हिंसा या प्रमुख जातियों के दमन के साथ समाज में रह सकें। अर्थात वह समाज में एक डिग्निफाइड मेंबर के रूप में अपनी लाइफ जी सकें। एससीज और एसटीज अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कड़े प्रावधानों के साथ 9 दिसंबर 1989 को लागू किया गया था। यह कब लागू किया गया था? 9 सितंबर 1989। हमारा सवाल ऐसी जगहों से पूछा जा सकता है। इस खंड से 1995 की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियमों की सख्ती आरेखित की गई। अधिनियमों के नियमों को 31 मार्च 1995 को अधिसूचित किया गया था। आगे जो हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? आपको इसका जवाब देना है। विकल्प ए 2000, विकल्प बी 2006 में, विकल्प सी 2004 में और विकल्प डी 2002 में। यह आपका होमवर्क है, इसका आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आंसर दें। मैं आशा करता हूँ यह लेसन आपको भली बात समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर कर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इस प्रकार इससे भी सवाल पूछे ही जाते हैं, और जो सवाल पूछे गए वो भी आपने देख लिए कि किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये लेसन पूरा करने के बाद इस पर इसीलिए पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को रखता हूँ, ताकि सेल्फ एवेल्यूएशन हो सके, हम इस चीज़ को भली बात समझ सकें कि जो हमने पढ़ा है उससे किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।